चैप्टर नंबर 13 स्टक बाय एंड कॉट इन बिटवीन हैजर्ड्स। स्टक बाय का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से हिट हो जाना। कोई चीज़ जब आपको टक्कर मारती है या कोई चीज़ आपको गिर के लग जाती है, उस वर्ड को हम किसके साथ रिलेट करते हैं? स्टक के साथ। कि जब भी कोई हाइट से कोई चीज़ गिर रही है या कोई मूविंग व्हीकल है या मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से आपको टक्कर लग जाती है, उसे हम किसका नाम देंगे? स्टक बाय का। आप बैठ जाएं, उसे हम किसका नाम देंगे? स्टक बाय का। और कॉट इन बिटवीन क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान पकड़े जाना, दो चीज़ों के दरमियान आ जाना। जैसे अब ये दीवार है, मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते हैं कि एक साइड पे आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है जो कि मूव नहीं कर रहा होता, और या कोई पत्थर वगैरह गिर जाता है और दीवार दूसरी साइड पे होती है और तब वहाँ पे फंस जाते हैं। या एक्सकेवेशन अंडरग्राउंड आप कोई काम कर रहे होते हैं, उस काम के दौरान कोई चीज़ गिरती है, स्लाइडिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। उसे हम किसका नाम देते हैं? कॉट इन बिटवीन। दो चीज़ों के दरमियान आ जाना, कॉट इन बिटवीन। और स्टक बाय का क्या होता है कि किसी चीज़ की वजह से हिट हो जाना, उसकी वजह से इंजर्ड होना। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कंस्ट्रक्शन साइट जो वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, और वहाँ पे ये जो स्टक बाय एंड कॉट इन बिटवीन की एक्टिविटीज़ हैं, जो हैज़र्ड्स हैं, ये वहाँ पे बल्क क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। बड़े लेवल पे वहाँ पे ये हादसात होते रहते हैं कि वर्कर्स जो हैं तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की वजह से हिट हो जाते हैं, या वहाँ पे उसकी वजह से इंजर्ड हो रहे होते हैं, या कहीं पे उनका हाथ फंस जाता है। जैसे कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर के अंदर वहाँ पे उनकी शर्ट वगैरह आ जाना, या स्लीव्स आ जाना, या उनका हाथ वगैरह आ जाना, या दो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके दरमियान में कोई आ जाए। अब मोस्टली ये एक्टिविटी होती है रात के दौरान, जब अनलोडिंग की जा रही होती है, या गाड़ी को प्रॉपर पार्क नहीं किया जाता, दूसरी साइड पे स्टेशनरी या कोई वॉल वगैरह होती है, गाड़ी रिवर्स हो जाती है और वहाँ पे बंदा पूरा फंस जाता है, इंजर्ड हो जाता है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो कि याद करनी है आपने। एक है सबसे पहले ऑडिएबल बैकअप अलार्म। ऑडिएबल का मतलब होता है जो सुनाई देने वाली चीज़ हो। अलार्म जो कि आपकी कोई वॉइस वगैरह होती है, जो कि आपकी क्या कर रही होती है? अलर्ट कर रही होती है किसी हैजर्ड के बारे में। तो बैकअप अलार्म जब कोई गाड़ी रिवर्स हो रही है या वो पीछे मूव कर रही है, तो उस वक़्त उसके अंदर ये अलार्म मौजूद होना चाहिए कि पीछे अगर कोई वर्कर है तो वो उसे सुन सके और उससे अवेयरनेस हो सके कि यहाँ पे कोई हैजर्ड वगैरह मौजूद है। अब ये जो ऑडिएबल बैकअप अलार्म है, ये मोस्टली आपने देखा होगा कि जो एक्सकेवेटर मशीन्स होती हैं, जब वो मूव कर रही होती हैं, रिवर्स कर रही होती हैं, तो उनके अंदर बीप सी एक वहाँ पे साउंड आ रही होती है। वो साउंड क्या कर रही होती है? वहाँ पे अलर्ट कर रही होती है वर्कर्स को कि मशीन अब क्या कर रही है कि रिवर्स मूव कर रही है। पीछे अगर कोई पर्सन मौजूद है या उसके क्लोजली कोई मौजूद है तो वो वहाँ से क्या हो जाए? साइड के ऊपर हो जाए। फिर चौक होता है। चौक क्या होता है? मोस्टली गाड़ी को पार करने के लिए जो एक लकड़ी का पीस यूज़ किया जा रहा होता है, जो मोस्टली आपके हैवी व्हीकल्स के अंदर, ट्रक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। या जैसे आप देखते हैं कि कोई ईंट वगैरह या पत्थर वगैरह अक्सर यूज़ किया जाता है, गाड़ी के टायर के नीचे रख दिया जाता है और उसको पार किया जा रहा होता है। कब? जब वो किसी इंक्लाइन सरफेस के अंदर होती है, जहाँ पे आपका उसके रिवर्स होने के चांसेस मौजूद होते हैं, और वहाँ पे हो सकता है कि वो आपकी मूव करना स्टार्ट करते हैं। अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर है फिर तो वो इतना ईजीली मूव नहीं करती, लेकिन जब वो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर होती है तो वहाँ पे उसके मूव करने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे इस चौक को यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी जो रोलिंग चीज़ है तो उसको क्या किया जा सके? रोका जा सके। फिर एक्सकेवेशन वर्क कहा जाता है कि 2005 के अंदर जो एक्सकेवेशन साइट थी, जहाँ पे आपकी ज़मीन की कटिंग वगैरह हो रही थी या ज़मीन को कट करके कोई कैविटी वगैरह बनाई जा रही थी, तो वहाँ पे ये जो स्टक बाय एंड कॉट इन बिटवीन के जो हैजर्ड्स हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिले। और वहाँ पे कहा जाता है कि जो मेन जो इंजरीज़ थी, जो मेजर कॉट इन बिटवीन के हैजर्ड्स थे 2005 के अंदर, वो मोस्टली वहाँ पे मौजूद थे एक्सकेवेशन साइट पे एक्सकेवेशन वर्क की वजह से। लिमिटेड एक्सेस जोन। लिमिटेड का मतलब होता है जो कि आपकी चीज़ जिसकी एक वो क्या होती है? बाउंड्री होती है। लिमिटेड एक्सेस जोन वो जोन जहाँ पे वर्कर्स को क्या किया जाता है कि रूल्स लगा दिए जाते हैं, उन्हें रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप इन नहीं हो पाते। जस्ट वो वर्कर्स जाएंगे जिनके पास वहाँ पे कोई परमिट वगैरह अवेलेबल है। जैसे आपको पता है कि कोई भी वर्कर है किसी इंडस्ट्री के अंदर, वेल्डिंग की एक्टिविटी तब वो परफॉर्म कर सकता है जब उसके पास हॉट वर्क परमिट होगा। अब कोई भी पर्सन एक्सकेवेशन साइट पे अंदर या कन्फाइंड स्पेस पे तब जाके काम कर सकता है जब उसके पास कन्फाइंड स्पेस परमिट होगा। अगर उसके पास वो परमिट अवेलेबल नहीं है तो उसे उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर इन होने की परमिशन नहीं होगी। तो ऐसा जोन जहाँ पे आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पे आपको एसेंशियल जस्ट ज़रूरी जो एम्प्लॉयज़ है वो जा सकते हैं, उस एरिया को हम लिमिटेड एक्सेस जोन का नाम देते हैं। PSI क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। जब भी हम प्रेशर को मालूम करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर के कितना प्रेशर है, तो उस वक्त हम उसके साथ जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या होती है? PSI होती है।
देन शोरिंग, शोरिंग क्या होता है? अ स्ट्रक्चर लाइक अ मेटल, हाइड्रोलिकल, मैकेनिकल और टिम्बर शोरिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स द साइड्स ऑफ एन एक्सकेवेशन। जब ज़मीन की आप कटिंग करते हैं, ज़मीन की कटिंग करने के बाद उसकी साइडों के वहाँ पे गिरने के चांसेस मौजूद होते हैं। क्या मसला है? क्या होता है PSI? तो शोरिंग क्या है कि हमारे पास जब भी एक्सकेवेशन साइट को हमने प्रोटेक्ट करना होता है, उसकी साइड्स को हमने प्रोटेक्ट करना होता है, उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? हम प्लाई के बोर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेटल्स के हमारे पास बोर्ड्स होते हैं, हमारे पास मेटल के रॉड्स वगैरह होते हैं, मल्टीपल ये चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करके वहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ताकि वो साइड गिर ना जाए, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर कंक्रीट की हम वॉल वहाँ पे बना रहे होते हैं ताकि उसको वहाँ पे क्या कर सकें? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। और जब कंक्रीट की वॉल बनाई जा रही होती है उस वक्त भी इस शोरिंग को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा होता है। देन टोए बोर्ड, टोए बोर्ड क्या होता है कि टोए बोर्ड एक स्मॉल पीस होता है जो कि आपका यूज़ होता है जब भी आपने किसी चीज़ को स्टोर करना होता है। जैसे ये शेल्फ्स बनी हुई हैं, शेल्फ्स के अंदर जब आप कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट, बॉल टाइप ऑब्जेक्ट या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपको लग रहा है कि अगर थोड़ी सी भी वाइब्रेशन होगी वो गिर जाएगा, उसको रोकने के लिए आप क्या कर देते हैं? शेल्फ का जो एज होता है उसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं, उसके आगे एक बैरियर सी पट्टी सी लगा लेते हैं, लकड़ी का टुकड़ा लगा लेते हैं, जो आप क्या करेगा वहाँ पे पीछे से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक बैरियर के तौर पे रोक रहा होगा। तो ये जैसे ये डाइस है तो डाइस के ये किनारियों के ऊपर भी ये पट्टी लगी हुई है। अब ये भी किसका काम करती है? टॉय बोर्ड का ही काम करती है। मीन इसके ऊपर जब कोई चीज़ रखी जाएगी वो इसके अंदर सेफ और सिक्योर होगी, वहाँ से गिरने के चांसेस नहीं होंगे। अब ये टॉय बोर्ड यूज़ कब किया जाता है? मोस्टली जब आप कंक्रीट मटेरियल को स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे क्रश को स्टोर कर दिया, सेंड वगैरह स्टोर कर दिया, या आपके पास कोई और पाइप वगैरह होते हैं। मोस्टली जो आपकी पाइप इंडस्ट्री के अंदर पाइप होते हैं, अब पाइप्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा होता है तो वो होते हैं राउंड शेप के अंदर। अब उनके आगे अगर कोई वहाँ पे बैरियर नहीं लगाया जाएगा तो वो रोल करना शुरू कर देंगे, तो उसके साइडों पे, उसके एंड साइड पे क्या किया जाता है? ये टॉय बोर्ड के आपके प्रोटेक्टिव वहाँ पे आपके बैरियर्स लगाए जाते हैं जो क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट्स को मूविंग से रोक रहे होते हैं ताकि वहाँ पे वर्क प्लेस पे कोई एक्टिविटी ना हो जाए। फिर हाइट के ऊपर जब कोई चीज़ स्टोर की जाती है, वर्कर हाइट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ से भी चीज़ें गिरने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे भी आपकी गार्ड रेल वगैरह और जो टॉय बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ईंटें वगैरह हैं या आप कोई सीमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से खुद ब खुद गिरने से बच जाए। व्हाट इज स्ट्रक बाय हैजर्ड? तो स्ट्रक बाय हैजर्ड क्या है? स्ट्रक बाय हैजर्ड के कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर कहा जाता है कि जो 75% स्ट्रक बाय फर्टिलिटीज़ हैं वो मोस्टली तब होती हैं जब हैवी इक्विपमेंट्स लाइक क्रेन्स एंड ट्रक्स ये मूव कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो इंजर्ड हो रहे होते हैं। स्ट्रक बाय मैंने आपको बताया कि जब आप किसी चीज़ से हिट हो रहे हैं, जब कोई चीज़ आपको क्या कर रही है? इंजर्ड कर रही है, मूविंग कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्रेन की एक्टिविटीज़ हो रही है और क्रेन की एक्टिविटीज़ के दौरान जब वेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, उस दौरान वर्कर अगर उस एरिया से, उस रेडियस से बाहर नहीं रहेंगे तो वो वेट गिरने के चांसेस हैं। जब वो वेट गिरेगा तो वो उन्हें स्ट्रक करेगा, उसकी वजह से वो इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 75% जो स्ट्रक बाय की जो काजेज़ हैं वो क्या हैं? ट्रक्स और क्रेन्स ही हैं, क्योंकि वर्कर्स क्या करते हैं कि इनसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते और वहाँ पे जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो सेफली और सिक्योरली नहीं परफॉर्म कर रहे होते। और 1998 के अंदर कहा गया कि पिछले जो 7 साल के अंदर इंजरीज हुई थी उसके कंपेरेबल 1998 के अंदर हाईएस्ट स्ट्रक बाय इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि अगर आपके 7 साल के अंदर वहाँ पे टोटल इंजरीज हुई हैं 1000, तो 1998 1 ईयर के अंदर जस्ट 1000 इंजरीज हुई हैं। मतलब पिछले जो 7 साल थे उनके कंपैरिजन में 1998 के अंदर क्या हुआ? स्ट्रक बाय के जो इंसिडेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा देखने को मिले। अब ये चीज़ क्यों पढ़ाई जाएगी आपको कि स्ट्रक बाय के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, वर्क प्लेस पे कोई भी हादसा हो जाता है, उसकी वजह से आपको लॉस होता है, आप इंजर्ड होते हैं, उसके बाद बाकी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि ये डिसीजन लिया क्यों गया है, तो वो डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्क प्लेस पे देखा गया कि जो ट्रक्स और क्रेन जो यूज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से वर्कर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। जो फैटल इंजरीज हैं जो कि स्ट्रक बाय की वजह से हो रही हैं वो मोस्टली 75% क्रेन और ट्रक्स की वजह से हो रही हैं। अब जो टिपिकली एक्सीडेंट्स हैं जो कि स्ट्रक बाय के साथ एसोसिएट जोड़े जाते हैं वो कौन कौन से हैं? व्हीकल्स के जो एक्सीडेंट्स आते हैं, उसके बाद फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट्स क्या कर जाता है? हाइट से गिर जाता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जब क्रेन कोई चीज़ को मूव कर रही है या किसी मटेरियल को आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। और उसके बाद मेसनरी वॉल, मेसनरी वॉल मतलब कि आपकी जो कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, ब्रिक्स की वॉल्स होती हैं, पत्थरों की वॉल्स होती हैं, ब्लॉक्स वगैरह की बनी होती हैं, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? मेसनरी वॉल्स का नाम देते हैं।
अब ये जो हैवी व्हीकल्स हैं इनकी वजह से क्या ख़तरा है? अगर वर्क प्लेस पे प्रॉपर व्हीकुलर सेफ्टी को फॉलो नहीं किया जाएगा, व्हीकुलर सेफ्टी क्या है कि वर्कर जब व्हीकल्स के साथ काम कर रहे हैं तो जब उसको पार करेंगे तो उसको प्रॉपरली क्या करेंगे, पार्किंग करेंगे, उसके अंदर वहाँ पे आपकी चौक वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और उसका जो ब्रेक सिस्टम है उसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे और गाड़ी की कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, ब्रेक सिस्टम वहाँ पे इफेक्टिवली काम करना चाहिए ताकि वो इजीली पार्क हो सके। अगर वो प्रॉपर उसके अंदर सिस्टम काम नहीं कर रहे, चौक वगैरह का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो मूव कर सकती है और उसकी वजह से वहाँ पर कोई खतरा हो सकता है। और उसके बाद आपके जो हैवी व्हीकल्स हैं तो इनकी जब लोडिंग या अनलोडिंग की जा रही होती है उसके दौरान भी वर्कर्स अक्सर वहाँ पर इंजर्ड हो रहे होते हैं। और उसके बाद जब वर्कर जो हैं कोई हाईवे के पास, रोडवे के पास कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त जो डेब्रिस वगैरह होता है, ये गर्द वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, इसके उड़ने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और वर्कर्स को वहाँ पे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वगैरह भी इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। तो वर्कर्स जो होते हैं पब्लिक जो रोडवेज हैं या वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टक बाय हैज़र्ड या ट्रक वगैरह और कार वगैरह इनकी वजह से ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए फिर क्या करना होता है, आपने वर्क प्लेस पे जब भी व्हीकल्स को यूज़ करना होता है, व्हीकल्स के लिए प्रॉपर सेपरेट रूट्स बनाने होते हैं ताकि वर्कर्स जिस जगह पे काम कर रहे हैं वर्कर्स का इन्वायरमेंट सेपरेट हो और व्हीकल जहाँ पे मूव करेंगे वो इन्वायरमेंट सेपरेट हो। जब दोनों अपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर काम करेंगे तो उनकी कोलिजन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, उनके टकराव के चांसेस जब कम है तो स्ट्रक बाय इंसिडेंट्स भी वहाँ पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। डेंजर फ्रॉम बीइंग स्ट्रक बाय फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब जो खतरा है फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो क्या है? वर्कर्स आर एट रिस्क फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क बीइंग क्रेन। वर्कर को क्या होता है कि खतरा होता है कि कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट उन्हें हिट कर सकता है जब वो क्या करते हैं, क्रेन के पास या उसके नीचे काम कर रहे होते हैं। स्कैफोल्ड, जब कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके ऊपर वर्कर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं और उसके नीचे काम कर रहे हैं। उसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन, या ऊपर से इलेक्ट्रिकल वायर्स गुजर रही हैं और नीचे वो वहाँ पे क्लोजली उनके काम कर रहे हैं, उस वक्त ये जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से उन्हें खतरा वहाँ पे मौजूद होता है। और जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो कब होते हैं? पावर टूल्स, जब आप कोई पावर टूल इलेक्ट्रिकल टूल यूज़ करते हैं उसकी वजह से वहाँ पे कचरा वगैरह निकल रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, पुशिंग की हैं या पुलिंग की हैं, या आप किसी चीज़ को वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट जो है एयरबोर्न अगर बन जाते हैं उसकी वजह से आपको वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे ख़तरा मौजूद होता है। अब वेज क्या हैं फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बचने के? सबसे पहले जब आपने वर्क प्लेस पे काम करना है तो फॉलिंग और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से आपने बचने के लिए हार्ड हैट या हेलमेट का इस्तेमाल करना है। सेकंड चीज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि जब भी मटेरियल स्टोर करना है तो उस वक्त ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स वगैरह को यूज़ करना है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी है, फिर मटेरियल को स्टोर करना है। उसके बाद वहाँ पे वर्क साइट पे टॉय बोर्ड्स और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वहाँ पे गार्ड रेल्स का इस्तेमाल करना है ताकि साइडों से कोई चीज़ वहाँ पे गिरने के चांसेस ना हो। उसके बाद इंस्टॉल डेब्रिस नेट बीन ओवरहेड वर्क, अगर आपके ऊपर कोई काम हो रहा, हाइट के ऊपर काम हो रहा और नीचे आप भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक नेट जाला सा लगा लेंगे ताकि वो कोई भी अगर चीज़ गिरती है वो नेट उसको कैच कर लेगा और वो वहाँ पे नीचे वर्कर को इंजरी के चांसेस जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका हमने देखा था वो क्या था, वर्किंग अराउंड क्रेन एंड होइस्ट। होइस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर आपने जस्ट मूवमेंट क्या करनी है, वर्टिकल मूवमेंट होगी, वर्टिकल टॉप जाना है या वर्टिकल बिलो आना है, तो वो आपकी मूवमेंट जो होती है वो होइस्टिंग के अंदर होती है। मोस्टली आप देख लें कि जब भी लेंटर वगैरह डाला जा रहा होता है उस वक्त जो मशीन आपकी कंक्रीट वहाँ पे मिक्स कर रही होती है और वापस आपकी ऊपर पहुँचा रही होती है, वो जो प्रैक्टिस है वो होइस्टिंग की प्रैक्टिस आ जाती है। तो क्रेन जो होती है तो रिगिंग की जो प्रैक्टिस होती है, रिगिंग की प्रैक्टिस के अंदर वहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन की जाती है, वो लोड को कैलकुलेट किया जाता है, उसको अटैच किया जाता है, फिर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर उसको मूव किया जा रहा होता है। जबकि होइस्टिंग के अंदर जस्ट आपकी वर्टिकल मूवमेंट होती है। तो मोस्टली जो वर्कर्स जब भी आपके काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका हैवी वर्क हो रहा है, आपके इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं या वहाँ पे आपकी क्रेन्स वगैरह ऑपरेट हो रही हैं या आपकी होस्टिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे अगर वर्कर्स क्लोजली काम कर रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वहाँ पे मटेरियल के गिरने के चांसेस, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके कोलैप्स होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो इसीलिए फिर वर्क प्लेस पे क्या करना होता है, जब भी आपकी क्रेन या होस्टिंग की प्रैक्टिस हो रही हैं, आपने कभी भी एम्प्लॉयज़ को अलाउ नहीं करना कि वो वहाँ पे जाएं जहाँ पे वेट जो है मूव हो रहा है। जब आपने क्रेन को वहाँ पे होस्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने वहाँ पे बकेट जो है तो उसको फिल कर दिया, अब इसको फुल कर दिया कंक्रीट से, अब जब इसको मूव किया जा रहा है तो यहाँ नीचे कोई वर्कर मौजूद नहीं होगा, उससे साइड पर आएगा। और इसी तरह जब क्रेन काम कर रही है तो क्रेन का जो रेडियस है, जो बूम एंगल वगैरह आ रहा है, क्रेन जिस एरिया के अंदर काम कर गया है तो उस एरिया के अंदर वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, वहाँ पे वर्कर नीचे मौजूद नहीं होगा।
अगर वर्कर मौजूद होगा तो जब वेट मूवमेंट होगी तो उसके दौरान उसके गिरने के चांसेस होंगे और वहाँ पे वर्कर्स को इंजरी के चांसेस भी होते हैं। अब इसके लिए किया क्या जाएगा, रोका कैसे जाएगा, वहाँ पे आपके जो वार्निंग साइंस है वो लगाए जाएंगे, बैरियर्स वगैरह लगाए जाएंगे और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जब भी होस्टिंग या क्रेन एक्टिविटीज़ की जाएंगी उस वक्त इंश्योर किया जाएगा कि जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, हुक्स इस्तेमाल हो रही हैं, वायर रोप इस्तेमाल हो रही है, कोई आपके वहाँ पे इंजन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है या कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है, तो वो प्रॉपर क्या है अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर कोई डैमेजेस वगैरह मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो काम करते हुए फेल हो जाए। उसके बाद नेवर एक्सीड द लिफ्टिंग कैपेसिटी, और जो भी आपकी क्रेन है या होइस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके दौरान उसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है जिसके अकॉर्डिंग वो वेट उठा सकती है। हर जो वायर रोप है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हज़ारों टन उठाएगी, जितना उसका डायमीटर है, जो साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी होगी, इसीलिए उस कैपेसिटी से कभी भी अबव नहीं जाना। तो ये एक्टिविटीज़ जब आप फॉलो करेंगे तो वर्क प्लेस पे जो आपके क्रेन और होइस्टिंग के दौरान वर्किंग हो रही है वहाँ पे जो हैजर्ड्स हैं उनसे वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है कि अवॉइड स्टक बाय हैजर्ड्स रिलेटेड टू मेसनरी कंस्ट्रक्शन। अब जो मेसनरी कंस्ट्रक्शन है, जब दीवारें वगैरह बनाई जा रही हैं ईंटों की, पत्थरों की या ब्रिक्स वगैरह की, कोई भी आपकी कंक्रीट की बनाई जा रही हैं, तो उस दौरान आप इस वर्कर्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे जब भी ये पिलर वगैरह बीम वगैरह बनाए जा रहे हैं, स्लेब वगैरह डाली जा रही है, उसके नीचे से तब तक सपोर्ट्स को रिमूव ना किया जाए जब तक वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन ना कर ले। सेकेंड चीज़, वहाँ पे आपने उसकी कैपेसिटी से अबव वो लोड वहाँ पे नहीं डालना। थर्ड चीज़, आपने उसके ऊपर तब लोड डालना है जब वो प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी वहाँ पे कीले वगैरह हैं, तारे वगैरह आपकी बिखरी हुई हैं, उनको वहाँ पे रिकॉइल कर देना, उनको इकट्ठा करके वहाँ पे स्टोर कर देना है। और कोई भी जो लिफ्टिंग आपकी हो रही है, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं मेसनरी या कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो वहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी उससे एक्सीड नहीं करना, और जो ऑटोमेटिक होल्डिंग डिवाइसेज हैं उनको आपने यूज़ करना है, जो क्या करेंगे अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको ऑटोमेटिकली वो क्या कर देंगी, कैच कर लेंगे। जिस तरह डेब्रिस नेट वगैरह हो गया है, अब कोई चीज़ गिरेगी तो वो नीचे पहले से इंस्टॉल्ड है, वो चीज़ को रोक देगा। फिर कॉट इन बिटवीन का आ गया कि कॉट इन बिटवीन क्या है। तो कॉट इन बिटवीन हमारा था कि दो चीज़ों के दरमियान आ जाना। अब कॉट इन बिटवीन जो हैजर्ड्स हैं इनको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला काम क्या किया जाएगा कि वर्कर्स को कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी अनप्रोटेक्टेड जो ट्रेंच है, अनप्रोटेक्टेड जो एक्सकवेशन साइट है उसके अंदर इन वहाँ पे जाके कोई काम करें। सेकंड चीज़, वहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि जो भी ट्रेंचेज हैं उनको वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। कि उनको प्रोटेक्शन दी गई है। अब उनके अंदर क्या की है, स्लोपिंग वगैरह की जाती है। स्लोपिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो कटिंग की जा रही है एक आपकी स्लोप के अंदर की जा रही है, या बेंचिंग होती है, बेंचिंग के अंदर ये स्टेप बाय स्टेप कटिंग की जा रही होती है। इसके थ्रू भी आपकी जो एक्सकवेशन साइड होती है उसकी साइड्स प्रोटेक्टेड होती हैं। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शोरिंग जो मेटेलिक स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया है, जो आप शीट्स वगैरह, प्लाई बोर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और फिर वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो फॉल प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस हैं, फॉल प्रोटेक्शन की गाइडलाइन क्या है कि जब भी वर्कर एक ग्राउंड लेवल से अबव काम कर रहा है या ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ से उसके गिरने के चांसेस मौजूद हैं, वहाँ पे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, फॉर एलएस सिस्टम को यूज़ करेगा और वहाँ पे क्या करेगा, अपने आप को कोशिश करेगा कि वहाँ पे हाइट के ऊपर ना लेके जाए। फॉल प्रोटेक्शन नेक्स्ट चैप्टर हमारे वैसे भी पूरा आ रहा है, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे। और ऑलवेज प्रॉपरली स्टैक बिल्डिंग मटेरियल सो दैट दे आर क्लियर ऑफ वर्क एश्योर्ड। और उसके बाद जितना भी आपका बिल्डिंग मटेरियल जो आप स्टोर कर रहे हैं उसको भी आप क्या करेंगे, प्रॉपर स्टोर करेंगे। उसके अंदर बैरियर्स वगैरह, टॉय बोर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सडनली शिफ्ट ना हो जाए, सडनली वहाँ से मूव ना कर जाए, कोई वर्कर वहाँ पे उसकी वजह से इंजर्ड ना हो जाए।